राज शीतल को इस कदर व्याकुल देख जैसे ही उसके हाथ पर हाथ रखता है। शीतल अपनी नम आंखें खोल राज की तरफ देखती है और उसका हाथ अपने हाथ से हटाकर नम आवाज में कहती है, आज के जैसे गलती शीतल महेश्वरी से फिर कभी नहीं होगी। एसीपी राज अग्रवाल, भूल गए थे हम अपनी हैसियत, माफ़ कर दीजिए। शीतल का व्यंग सुन राज उसकी कलाई जोर से दबाकर गुस्से से उसकी आंखों में देखकर कहता है, घर आकर बात करूँगा, अभी चुपचाप यहाँ से चली जाओ सोना। शीतल सिसकते हुए कहती है, आप गलत बोल। एकदम से उसके मुंह से आह निकल गई। राज ने उसकी कलाई इतनी जोर से दबाई थी कि दर्द के मारे उसकी आंखों से आंसू तीव्र गति से बहने लगे। राज अपने दांतों को पीस कर कहता है, सोना लास्ट टाइम कह रहा हूँ, चुपचाप घर जाओ। मैं अभी अपने कंट्रोल में नहीं हूँ। मेरे गुस्से को और हवा मत दो वरना कुछ गलत हो जाएगा। जाओ यहाँ से। इतना बोल पांडे को गाड़ी में बैठने का इशारा करता है। वहीं पार्किंग में एक गाड़ी के पीछे खड़ा हो नकाबपोश राज शीतल की दूर से कुछ पिक क्लिक करता है और वहीं खड़ी ब्लैक स्कॉर्पियो में बैठ वहां से रवाना हो जाता है। राज का इशारा मिलते ही पांडे भी शीतल को लेकर चुपचाप अग्रवाल में भवन निकल गया। शीतल के जाते ही राज वहां गाड़ी का टेक लगाए लंबी सांस लेकर कहता है, सोना आज तुम्हारी एक गलती हम पर कितनी भारी पड़ेगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन यदि भाटिया के आदमियों की नज़र में तुम आ गई तो मेरे घर को फिर बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। इस बार इस कमीने के निशाने पर तुम और सेजल हो। तुम दोनों मेरे और देव की सांसें हो यार। तुम दोनों को अगर इस भाटिया ने कोई नुकसान पहुंचा दिया तो हम फिर टूट जाएंगे सोना। ठंडे दिमाग से सोचना, आज तुम्हारा पहली बार यूँ मुझसे मिलने आना हमारी लाइफ में क्या रंग लाएगा, क्या तबाही मचाएगा नहीं जानता। प्रार्थना करो अपने कान्हा से सोना की भाटिया की बातों का असर बेअसर हो जाए। ये तुम्हें कुछ हुआ तो रात की सांसें उसी दिन थम जाएंगी और अगर सेजल की जान को खतरा हुआ तो देव बिखर जाएगा। हे भगवान रक्षा करो मेरे अपनों की, इस रावण का अंत करने में हमारा साथ दो। इस बुराई का अंत करो भगवान। पहले ही मेरे परिवार ने बहुत कुछ सहा है, अब और परीक्षा मत लो। भाटिया की बातें अभी भी राज के दिमाग में कौंध रही थी। वो शीतल सेजल को लेकर इस कदर व्याकुल हो रहा था कि उसे इस वक्त कोई होश नहीं था। एक तो सुबह से उसने जब से हॉस्पिटल आया था पानी का एक घूंट नहीं लिया, ऊपर से आज जीत कर भी वो हार की कगार पर खड़ा था। आने वाले कल की सोचकर उसके दिमाग की नसें तन रही थी। दर्द से सर फटा जा रहा था। वो थके कदमों से पार्किंग से निकल कंटीन की तरफ आता है और वहाँ से एक पैकेट सिगरेट का लेकर बिना कुछ खाए पिए वहीं बैठा स्मोक करने लगा। दूसरी तरफ पांडे शीतल को घर छोड़ता है। उस वक्त घर पर कोई नहीं था। मीना शीतल को देखकर कहती है, भाभी आप अकेले, राज भाई कहाँ हैं? शीतल अपनी नज़रें दूसरी तरफ करके धीमे स्वर में कहती है, वो उन्हें काम था इसलिए लेट आएंगे। भाभी ने लंच किया, कुशा कहाँ है? मीमा हल्के से मुस्कुरा कर कहती है, भाभी चैंपा और कुशा के साथ सो रहे हैं, मैं वहीं से आ रही हूँ। आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। शीतल आगे बढ़ते हुए कहती है, मीमा रुको, मैंने स्कूल में नाश्ता किया था, अब भूख नहीं। तुम भी जाकर रेस्ट करो, कल का फंक्शन है, शाम को डिनर बनाकर मम्मा के साथ कल की तैयारी करनी है। मैं रेस्ट करके 5 बजे नीचे आऊँगी। इतना बोल अपने रूम में चली जाती है। इधर पांडे अग्रवाल हाउस से थोड़ी दूर एक साइड गाड़ी लगाकर काफ़ी देर तक खड़ा रहता है, लेकिन उसे कहीं कोई नज़र नहीं आता। वो राज को सब बता वहाँ से हॉस्पिटल निकल जाता है। वही
ब्लैक स्कॉर्पियो में बैठा वो शख्स फ़ोन पर, सर आपका काम हो गया, मैंने कुछ पिक और एड्रेस आपके मोबाइल पर सेंड किया है। वो पुलिस ऑफिसर जो एसीपी की बीवी को छोड़ने आया था, शायद उसे शक हो गया है, इसलिए मेरा यहाँ रुकना उचित नहीं। मैंने अपना काम किया, अब मेहरबानी करके आप मेरी बीवी को छोड़ दीजिए। सामने वाला शख्स उसकी बात सुन फ़ोन पर ज़ोर से हंसते हुए कहता है, पागल समझा क्या है क्या बे, जो हाथ आई चिड़िया को छोड़ दूँ। अरे चिंता मत कर, तेरी बीवी यहाँ ऐसो आराम से है, कोई तकलीफ़ नहीं उसे। उसे रास आ गया है, माफिया किंग टाइगर मेमन का महल, आराम से रहने दे उसे कुछ दिन। दिल बहला रही है वो मेरी गैंग का, तू अपना काम कर, उसे अपना करने दे। जब मन भर जाएगा पहुंचा दूंगा तेरी खोली में। बस तू इन पुलिस ऑफिसर की एक एक हरकत की खबर मुझ तक पहुंचाता रहे, बाकी मैं तुझे हर चीज़ से माला माल कर दूंगा। कल रात मुंबई के लिए निकल, थोड़े दिन तू भी अपनी रातें हसीन कर, फिर लग जाना काम पर। वैसे भी मेरे पास फ़ोन आ गया, उस हरामजादे भाटिया ने फिर अपनी बेवकूफ़ी से सारा प्लान चौपट कर दिया। अब अगली बार के लिए सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। किसी भी कीमत पर इन दोनों पुलिस वालों को यहाँ से हटाना है, वरना हमारा अजमेर जयपुर में ये हमारा धंधा चौपट कर देंगे। चल अब अपनी सिम वहीं तोड़ कर फेंक और घर पहुँच, तुझे टिकट और नया फ़ोन दोनों मिल जाएंगे। इतना बोल फ़ोन काट देता है वो नकाबपोश, अपने चेहरे से नकाब उतार कर साथी मुस्कान अपने चेहरे पर ओढ़ गाड़ी की स्पीड बढ़ा वहाँ से ओझल हो गया। घड़ी शाम के 5 बजा रही थी। देव की नींद खुलती है, वो नीचे आकर देखता है सेजल कृष्णा रोशनी के साथ बैठी अंजू से बातें कर रही थी। देव नीचे आकर कृष्णा की गोद में सर रखकर लेटते हुए कहता है, सेज अब जोर की भूख लगी है, पहले एक कप चाय पिला दीजिए, फिर जल्दी से कुछ हेल्थी सा कुछ खिला दीजिए ताकि डिनर की छुट्टी हो जाए। 7 बजे ड्यूटी निकलना है। सेजल खड़े होकर कहती है, बस देव अभी आते हैं आपकी चाय लेकर। आप मम्मा और अंजू से बात करिए, आपकी लाडली 2 दिन बाद आ रही है। देव खुश होकर कृष्णा को देखकर कहता है, सच मम्मा? कृष्णा मुस्कुरा कर कहती हैं, हाँ अभी बताया अंजू ने। रोशनी बेटा क्या हुआ? अंजू ने फ़ोन रख दिया। रोशनी देव को देख मुस्कुराते हुए कहती है, बिग ब्रो आपके लाडली को उसके हनी के साथ शॉपिंग पर जाना है। वो रेडी होने चली गई। मम्मा अंजू रात को फ़ोन कर लेगी। देव मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, आप सबकी बात हो गई ना। मम्मा पापा नहीं आए? कृष्णा शांत लहजे में कहती हैं, फ़ोन आया था, शाम को भाई साहब के यहाँ जाने का बोल रहे हैं। तुम ड्यूटी पर रहोगे, निशु के आने के बाद ही हम निकलेंगे। देव धीरे से कहता है, ओके मम्मा आराम से जाइए। सेजल रोशनी के साथ रहेगी, आप बेफिक्र रहिए। सब आपस में बातें कर रहे थे कि राज का फ़ोन देव के मोबाइल पर आता है। देव फ़ोन उठाकर राज से बात करता हुआ बाहर गार्डन में निकल गया। जैसे ही राज ने भाटिया का वीडियो देव को सेंड किया, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जब राज ने उसे शीतल के हॉस्पिटल आने और भाटिया की खुली धमकी के बारे में विस्तार से देव को बताता है, तो उसके चेहरे पर भी परेशानी की रेखा खींच गई। देव की तरफ से कोई जवाब न आने पर राज बेचैन होकर कहता है, देव तू सुन रहा है ना? देव लंबी सांस लेकर कहता है, हाँ टेंशन मत ले, खिसियाने बिल्ली खंभा नोचे, वही हाल है इसका। प्लान फेल हो गया तो बौखला गया होगा। मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। मैं सर से बात करके उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचता हूं। तू निकल जरा, आज कल घर पर फंक्शन है, जाकर देख, कोई काम बचा हो तो टाइम से निपटा। भाई अंकल को
एहसास मत होने देना, मूड सही रख, अपना कुछ नहीं होगा। से शीतल को हम ढाल बनकर खड़े हैं अपनी ज़िंदगी के आगे। उन तक पहुंचने से पहले उसे हमारे कहर से गुजरना पड़ेगा। और एक बात, शीतल को संभाल, उसकी गलती नहीं है यार, अनजाने में हुई है उससे गलती। राज तुझे सरप्राइज देना चाहती थी। राज गुस्से से कहता है, तरफदारी मत कर उसकी। आज उसने बिना सोचे समझे जो हरकत की है ना देव, इसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। यही जगह मिली थी इसे सरप्राइज देने के लिए। देव गंभीर आवाज़ में कहता है, अच्छा चल गुस्सा थूक। आज मेरे शेर ने जो कारनामा किया है उसकी खुशी में ही माफ़ी दे दे अपनी सोना को। साले उससे नाराज़ होकर तेरी आवाज़ की बेचैनी छुपी नहीं है मुझसे। जाकर बात कर उससे। राज सपाट लहजे में कहता है, तू जब तक नहीं आएगा इन पर भरोसा नहीं मुझे। रिपोर्ट आ गई होगी, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। तू सर से बात करके जल्दी आ जा, फिर निकलूँगा। इतना बोल फ़ोन रखता है और घर का नंबर डायल करता है। मीना फ़ोन उठाकर कहती हैं, हेलो। राज गंभीर आवाज़ में कहता है, मीमा सोना कहाँ है? मीमा जल्दी से कहती है, भाई भाभी तो स्कूल से आने के बाद रेस्ट करने का बोल कर गए थे, अभी तक नीचे नहीं आए। उनका फ़ोन नहीं लग रहा तो मैं बुलाऊं क्या? राज तपाक से कहता है, नहीं नहीं रहने दो, शायद नींद लग गई होगी, लंच किया था उसने। मीमा धीमे स्वर में कहती है, नहीं भाई, हमने कहा, उन्होंने मना कर दिया, ये कहकर कि नाश्ता हैवी हो गया। राज गहरी आवाज़ में कहता है, हाँ कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, उसके लिए चाय और बिस्किट उसे रूम में दे आओ। और हाँ एक बात और, सोना को बोलना ये मम्मा ने भेजा है, चुपचाप नाश्ता करो और नीचे आकर डिनर की तैयारी करो। मेरा नाम मत लेना, समझी? मीमा मुस्कुराते हुए कहती है, जी भाई। राज फ़ोन रखकर कहता है, जब भी मुंह चढ़ाती है खाने से दुश्मनी कर लेगी, पागल लड़की। टाइम से नहीं खाया तो पूरी रात करवट बदलेगी। सर में दर्द के कारण एक तो गलती की है, ऊपर से अभी तक मैडम ने फ़ोन तक नहीं देखा, मतलब हद है। अब गुस्सा नहीं करूं तो बताओ कान्हा, आपके इस दुलारी पर कैसे प्रेम बरसाऊं? जिद्दी कहेंगी। राज अपना फ़ोन जेब में डाल रिपोर्ट लेने चला गया। राज के बेरुखी के कहे कड़े शब्दों ने शीतल को भीतर तक बुरी तरह तोड़ दिया। राज के मुंह से शीतल महेश्वरी सुनते ही उसके दिल में दर्द की लहर उठ गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राज उससे इस कदर बेरुखी से बात करेगा। राज की बातों को याद कर अपने कमरे में आते ही उसका सारा सब्र जवाब दे गया। इतनी देर तक आंखों में जब तांसू बेचैन हो, स्वतः ही अपना रास्ता बना तीव्र गति से गालों के रास्ते बहते हुए उसकी गर्दन से फिसल कर राज के नाम के वैने टैटू पर आकर एकदम से थमकर धीरे धीरे उसकी उपनती बेतरतीबी से शोर करती धड़कनों में विलीन हो गए। शीतल अपने पर्स को सोफे पर डाल सीधा बेड पर तकिए को अपने मुंह से दबाकर सिसक उठी। रोते रोते उसकी हिचकियां बंधने लगी। टेबल पर रखी राज की फ़ोटो को देख शीतल सिसकते हुए कहती है, सही नाम दिया है हमने आपको, सडू अग्रवाल। मानते हैं जब गुस्सा होते हैं ना तो होश नहीं रहता आपको, लेकिन आज जो हरकत आपने हमारे साथ की है, हमें अपने वजूद से अलग करने का सोचा, हमसे हमारी पहचान छीनने की कोशिश की है, इसके लिए एसीपी राज अग्रवाल हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे, कभी नहीं। शीतल काफ़ी देर तक यूं ही सुबकती रही और रोते रोते राज की तस्वीर को देखते हुए उसे इतनी गहरी नींद लग गई कि घड़ी शाम के 5 बजा रही थी, लेकिन उसे कोई होश नहीं था। न स्कूल से आकर फ्रेश हुई, ना ही उसने कुछ खाया, ना ही उसने चेंज किया। वो ऐसे ही
सिसकते हुए बेड पर सो गई। सोते हुए भी उसके गोरे गालों पर आंसुओं की धारा बनी हुई थी। अभी भी बीच बीच में कमरे में उसकी सिसकियां गूंज रही थी। सरला जी राजू के साथ मार्केट का काम कर वापस घर पहुंच चुकी थी। उन्होंने नीलिमा के रूम में झाँक कर देखा तो गुस्सा और चैम्प को नीलिमा के पास कमरे में सोते देखा। सरला सोफे पर बैठ पानी का गिलास पकड़ती नीमा से गिलास लेकर 2 घूंट पानी का पीकर सधी आवाज़ में कहती हैं, शीतल कहाँ है मीमा? और ये कुसा नीचे नीलू के पास कैसे? सरला का कड़क लहजा सुन नीमा शांत स्वर में कहती है, माँ वो शीतल भाभी आज स्कूल से लेट हो गए। वो आए जब तक कुसा को नीलू भाभी ने लंच कराकर अपने पास सुला दिया। आप फ्रेश होकर आइए, हम सबकी चाय लाते हैं। सरला अपनी एक आंख टेढ़ी करके कहती हैं, क्या हुआ? 5:30 बज रहे हैं। शीतल अभी तक नीचे नहीं आई। नीमा शांत स्वर में कहती है, माँ वो शायद थकान की वजह से उनकी नींद। मीमा की बात भी पूरी नहीं होती कि सरला उसे हाथ के इशारे से रोक कर कहती है, हाँ तुम जाओ अपना काम करो। इतना बोल अंकित को फ़ोन लगाती अपने कमरे में चली जाती हैं। इधर सरला का गुस्से से भरा चेहरा देख नीमा जल्दी से ऊपर शीतल के कमरे की तरफ आकर जैसे ही अपना हाथ बढ़ाती हैं अंदर की तरफ गेट खुल जाता है। नीमा अंदर आकर देखती हैं शीतल बिना चेंज किए यूं ही बेड पर सोई थी। वो जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रख उसे उठाती उसकी नज़र एकदम से शीतल के चेहरे पर पड़ती है। रोने की वजह से आंसुओं के निशान सूखकर शीतल के गालों पर अपनी छाप छोड़ चुके थे। वो हैरानी से अपने मन में सोचती है, भाभी ऐसे ही बिना चेंज किए रोते हुए कैसे सो गई? कुछ तो बात हुई है भैया भाभी के बीच जो दोनों ही बेचैन हैं। ओह तभी भाई ने भाभी की तबीयत जानने के लिए फ़ोन किया। हम तो अभी इन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करते, लेकिन माँ का गुस्से वाला चेहरा देख भाभी को उठाना पड़ेगा, वरना उनका गुस्सा भी शीतल भाभी पर उतरेगा। नीमा झट से शीतल का कंधा पकड़ हिलाते हुए कहती है, भाभी उठिए शाम हो गई। नीमा की आवाज़ सुनते ही शीतल हड़बड़ा कर उठती है। अपने सामने नीमा को देख नज़रें चुराते हुए कहती है, वो पता नहीं कैसे इतनी देर तक सोए रही। माँ आ गई क्या? कुसा उठी। चैंप रो तो नहीं रहा? नीमा उसकी सबसे प्रति चिंता देख शांत स्वर में कहती है, पहले आप बताइए भाभी क्या हुआ? शीतल पलंग से उड़ते हुए कहती है, मुझे क्या होगा नीमा, तुम भी ना। नीमा गहरी आवाज़ में कहती है, लेकिन आपकी आंखों में नमी और गालों पर आंसुओं के निशान तो कुछ और। शीतल अपनी टावल उठा वॉशरूम में बढ़ते हुए गंभीर स्वर में कहती है, मैं ठीक हूँ नीमा, तुम नीचे जाकर गैस पर चार का पानी चढ़ाओ, मैं 5 मिनट में रेडी होकर आती हूँ। शीतल फुर्सी से वॉशरूम में आकर गेट बंद कर लेती है। नीमा आगे बढ़ मन में सोचते हुए कहती है, कुछ तो हुआ है आज भाई भाभी में जो दोनों परेशान हैं। हे भगवान, कल घर में फंक्शन है, भाई भाभी की सुलह करवा दो, नहीं तो पूरे प्रोग्राम की बैंड बज जाएगी। दोनों साथ में रोमांस करते एक दूसरे की टांग खींचते अच्छे लगते हैं, भाभी चुप सी अच्छी नहीं लगती। नीमा अपनी धुन में सीढ़ियों से नीचे आकर सोचते हुए कहती है, लेकिन भाई फ़ोन पर जिस हिसाब से भाभी की टेंशन कर रहे थे, उससे लगता है आज रात ही दोनों के बीच झगड़ा सुलझ जाएगा। वो किचन में आकर चाय बनाने लगी। इधर अपने कमरे में सरला अनिकेत पर बिफरते हुए कहती हैं, आप सब अपने अपने काम निपटाओ, कल का फंक्शन है घर में। शाम होने को आई, लेकिन घर के जेंट्स ही नदारद हैं। बेटी को अपने सास ससुर ससुराल वालों से फुर्सत नहीं। जिस दिन का काम है इन वक्त पर आना और चले जाना, हद है मतलब। शादी के बाद कभी इस लड़की ने मायके को समझा नहीं। हालांकि खुशी है मुझे कि
मेरी बच्ची ससुराल का मान सम्मान करती है, अपने घर वालों को तजर्बो देती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मायके के प्रति उसकी जिम्मेदारी कम हो जाए। यूँ नहीं कि टाइम से आकर अपनी माँ भाभी की हेल्प करे। अरे, घर आना तो दूर, इस लड़की ने फ़ोन पर एक बार नहीं पूछा कि मम्मा कोई काम हो तो बताना। एक मैं ही पागल बच्ची हूँ आपके घर में, जिसे कितनी भी तकलीफ़ हो उतना ही करना। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो आप सबकी चिंता करके चुपचाप घर के सारे काम समेट लेती हूँ। हद होती है जी लापरवाही की। बस बीवी और बहुओं के भरोसे चल रही है इस घर की नैया। यदि हम तीनों अभी अपने हाथ पीछे ले लें तो उड़ जाने हैं आपके और आपके बेटों के तोते। सरला का उल्हाने भरा लहजा सुन अनिकेत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो बड़ी ही विनम्र स्वर में कहते हैं, धर्मपत्नी जी, आज आपका गुस्सा जायज़ है, लेकिन सरला सभी काम में फंसे हुए हैं और आप क्यों चिंता कर रही हैं? कल की सारी तैयारी हो चुकी है, घर के लोग हैं और कोई नहीं, सब हो जाएगा। रही रागनी की बात तो सरला अभी उस पर दोहरी जिम्मेदारी है। करण की मम्मी और आरती की डिलीवरी दोनों जगह उसकी सास और वो संभाल रहे हैं। अरे, आपको तो खुश होना चाहिए कि हमारी बच्ची अपने परिवार में रच बस गई है। अच्छा चलिए, नाराज़गी छोड़िए, पहले आप शांति से बैठिए, गेट बंद कर आधा घंटा रेस्ट करिए, तब तक मैं और भरत पहुंच जाएंगे। सरला गुस्से से कहती हैं, आप तो आ जाएंगे, लेकिन आपके छोटे लाड गवर्नर 2 घंटे का बोल कर गए थे और अभी तक तशरीफ नहीं लाए। ऊपर से उनकी सोना रानी भी लेट आई। बताओ, अब इस थकी हारी बच्ची से मैं कैसे काम करवाऊँ? आप ना सारे मर्द एक जैसे हो, सड़ू और कामचोर। आधे घंटे में नहीं आए दोनों बाप बेटे तो सोच लेना फिर आप। सरला का शिकायती लहजा सुन अनिकेत जोर से हंसते हुए कहते हैं, श्रीमती जी, आप फ़ोन रखेंगी तभी निकलूँगा यहाँ से। रही हमारे छोटे की बात, तो आप जानती हैं उसकी ड्यूटी कैसी है। कोई इमरजेंसी होगी तभी राज घर नहीं आया। तुम परेशान मत हो, घर आता हूँ, फिर एक गुड न्यूज़ सुनाऊंगा तुम्हें। सरला अनिकेत की बात सुन चिढ़ते हुए कहती हैं, ज़्यादा बात की चौथाई मत उड़ाइए। नहीं सुननी मुझे कोई गुड न्यूज़, बस जल्दी आइए दोनों। इतना बोल फ़ोन रखती हैं और अपने पर्स से लिस्ट निकाल सब चेक करके थोड़ी देर बेड पर लेट गई। दूसरी तरफ शीतल राज की बातों से इतना विचलित हो रही थी कि शाम पड़े तक सोती रही। ऊपर से लेट उठने के कारण सरला के गुस्से का सोच वो और ज़्यादा परेशान हो गई। इसी आपाधापी में आज उसे अपने फ़ोन का एक बार भी ध्यान नहीं आया और बिना फ़ोन लिए ही नीचे किचन में आकर काम में लग गई। इधर राज भाटिया की रिपोर्ट लेकर डॉक्टर से मिलने जाता है। उस वक्त डॉक्टर राउंड पर थे। राज डॉक्टर के केबिन में बैठा उनका इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर में ही रस्तोगी खन्ना देव के साथ राज के पास डॉक्टर के केबिन में आते हैं। रस्तोगी राज को वहाँ बैठे देख मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, वेल एसीपी अग्रवाल, आज तुम्हारी सूझबूझ और समझदारी ने इस शातिर मुजरिम के मंसूबों पर पानी फेर दिया। आज तुम्हारे इस वीडियो से पुलिस को भाटिया की सारी सच्चाई मालूम पड़ गई, वरना इसकी गिरी हालत देख पूरा डिपार्टमेंट भ्रमित हो गया था। इसने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया है। जेल में मिर्गी के दौरे का झूठा नाटक कर इसने न सिर्फ कई मुजरिमों को घायल किया, बल्कि कई ऑफिसर और जेलर अनिल कुमार इसके शिकार हुए हैं। इसके लिए अब इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। ये कोई बड़ा कांड करता उससे पहले ही तुमने इसके प्लान को धराशायी कर दिया। गर्व है हमें तुम पर एसीपी कि तुम अजमेर ज़िले के ईमानदार और अपने काम के प्रति समर्पित पुलिस ऑफिसर हो, वरना आजकल हमारे डिपार्टमेंट भी
कई भ्रष्ट और गद्दार पुलिस वाले छुपे हैं जो इन जैसे शातिर बदमाशों का साथ देकर अपराध को बढ़ावा देकर पूरी पुलिस फोर्स को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन इस मामले में हमारा जिला नंबर 1 पर है। तुम जैसे काबिल और भरोसेमंद पुलिस ऑफिसर मेरी टीम का हिस्सा हैं। प्राउड ऑफ यू राज। राज खन्ना की तरफ देख गहरी आवाज़ में कहता है, सर मैंने ये वर्दी जिस दिन पहनी थी उसी पल कसम खाई थी कि देश के गद्दारों और मुजरिमों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। अपने देश की सेवा के लिए ईमानदारी से अपना फ़र्ज निभाऊंगा। देखिए, मुजरिम का तो खेल ख़त्म कर दिया, अब गद्दारों को पकड़ने की बारी है। वो खन्ना की तरफ देख गहरी नज़रों से कहता है, ऑफिसर खन्ना प्लीज़ आप अपना फ़ोन देंगे, एक कॉल करना है। राज की बात सुन खन्ना के पसीने छूट गए। वहीं देव की नज़र राज के कहते ही खन्ना के चेहरे पर जा टिकी। रस्तोगी भी राज की बातों में छुपी गहराई जान उस वक्त खन्ना पर दृष्टि जमाए हुए थे। खन्ना हकलाते हुए कहते हैं, सर वो मेरे फ़ोन में बैटरी लो। राज उसकी ओर कदम बढ़ाकर कहता है, नो प्रॉब्लम ऑफिसर, मेरे पास चार्जर है तुम्हारे फ़ोन का, जल्दी दीजिए। सुबह से घर नहीं गया, वाइफ और मम्मा वेट कर रहे होंगे। राज उसके कंधे पर हाथ रख उसे अपनी बातों में फंसाते हुए टेढ़ा मुस्कुरा कर कहता है, ऑफिसर आपके तो ड्यूटी पर पहुंचते ही घर से कॉल आ गया था। आपकी फैमिली कितना ध्यान रखती है आपका ये मैंने सुबह देखा। ऑन ड्यूटी पर थे आप, लेकिन फिर भी आपका पूरा अटेंशन घर वालों के प्रति था। और एक हम हैं देव सर, जिसके घर से अभी तक कोई कॉल नहीं आया, बल्कि हमें ही अपनी सलामती की खबर देनी पड़ती है। इतना बोल खन्ना के आगे हाथ बढ़ाकर कहता है, ऑफिसर फ़ोन प्लीज़। खन्ना की स्थिति उस वक्त देखने लायक थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि राज उस पर सीधा प्रहार कर देगा, वो भी ठोस सबूत के साथ। इस समय उसकी हालत पतली हो रही थी। उसके एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। फ़ोन दे तो मरे, न दे तो मरे। वो अपनी उधेड़-बुन में लगा था। राज उसके चेहरे के मनोभाव को पढ़ गंभीर आवाज़ में कहता है, ऑफिसर आप फ़ोन देंगे या फिर मुझे ज़बरदस्ती? आपका चेहरा बता रहा है। आप समझ गए होंगे कि मैं आपका फ़ोन क्यों मांग रहा हूँ। बचने का कोई चांस नहीं, इसलिए सीधे स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूँ। अपना फ़ोन दीजिए। आपको क्या लगा आप हमारे बीच रहकर हमारे खेमे में ही सेंध लगा देंगे? तो आप चकमा खा गए ऑफिसर। राज की पैनी नज़रों से बच पाना आसान नहीं। सुबह स्पेशल फोर्स का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए थे। राज उसके चारों ओर घूमकर कड़क आवाज़ में कहता है, ऑफिसर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप सुबह से मेरी नज़रों में थे। कितनी बार आपने अपना फ़ोन इस्तेमाल किया, कितनी बार आप बाहर गए, हर गतिविधि पर मेरी पैनी नज़र थी। रस्तोगी की तरफ देख गंभीर आवाज़ में कहता है, हो सकता है सर मैं गलत हूँ। ऑफिसर खन्ना पर मेरा शक बेबुनियाद निकले, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए मुझे एक बार इनका फ़ोन चेक करना है। इतना बोल खन्ना को देख कड़क आवाज़ में कहता है, ऑफिसर लास्ट टाइम। राज की बात भी पूरी नहीं होती कि खन्ना उसे घूर कर देखता है और उसकी हथेली पर अपना फ़ोन रख वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है। राज उसे पीछे से पकड़ कर कहता है, अरे अरे ऑफिसर इतनी जल्दी क्या है, आप तो बिना फ़ोन के ही चल दिए, पहले फ़ोन तो चार्ज होने दो। देव के आगे फ़ोन करके कहता है, सर आपकी परमिशन हो तो मैं ऑफिसर खन्ना की आज सुबह से लेकर अब तक की सारी कॉल डिटेल वेरीफाई करवाना चाहता हूँ। राज की बात सुन देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन वो खन्ना को देखते हुए गंभीर आवाज़ में कहता है, एसीपी ये हमारी स्पेशल फोर्स के काबिल ऑफिसर हैं, इन पर बिना सबूत शक करना उचित नहीं। यदि आपका शक बेबुनियाद निकला तो आप जानते हैं ना आपके ऊपर चार्जशीट लग सकती है।
राज शांत लहजे में कहता है, जी सर, आई नो वेरी वेल, लेकिन फिर भी मुझे इनकी कॉल डिटेल चेक करनी है। इतना बोल रस्तोगी की तरफ देखता है। रस्तोगी खन्ना पर नज़र गड़ाए थे, जिसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वो उसे गंभीर आवाज़ में कहते हैं, ऑफिसर खन्ना, आप हमारे डिपार्टमेंट के काबिल ऑफिसर हैं, ऊपर से स्पेशल फोर्स के हेड। यदि एसीपी राज अग्रवाल का शक सही निकला तो आपको डिपार्टमेंट के साथ गद्दारी करने और मुजरिम का साथ देने के जुर्म में न सिर्फ हमेशा के लिए इस पोस्ट से बर्खास्त किया जाएगा, बल्कि जेल की चक्की भी पीसनी पड़ेगी। यदि आपसे गुनाह हुआ भी है तो आप खुद सरेंडर कर सकते हैं। खन्ना अपने चारों तरफ से घिरे देख रस्तोगी के सवालों का जवाब नहीं देता, बल्कि राज को घूर कर देखता है। राज उसके शर्ट की कॉलर सही कर ऊंची आवाज़ में कहता है, आंखें काबू में रख ऑफिसर, कल पूरा मौका दूंगा तुझे घूरने का। अभी तो तेरी तह तक जाना है। देखूं तो सही, इतनी ऊंची पोस्ट का ऑफिसर किस हद तक नीचे गिर सकता है? कहाँ तक गिरा हुआ है तेरा चैनल? एक एक कर अपने ही कस्टडी में लेकर सारे सच उगलवाऊंगा तुझसे, समझा? इसलिए आंखों को शांत रख। अभी रस्तोगी राज को आदेश देते हुए कहते हैं, एसीपी अग्रवाल, ये पकड़ो फ़ोन। कल सुबह तक इसकी पूरी कॉल हिस्ट्री और सारे सबूत के साथ आप 9 बजे थाने पहुंचिए। इट्स डेड क्लियर। राज सैल्यूट करके कहता है, यस सर। इतने में ही डॉक्टर अंदर आते हैं और टेबल पर रखी रिपोर्ट देकर गंभीर आवाज़ में कहते हैं, सर, भाटिया की सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। ये बहुत बड़े गेम को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन समय रहते इसके मंसूबों पर पानी फिर गया। दोपहर में फिर से बौखला गया था, लेकिन हमने इसे इंजेक्ट कर दिया। सुबह तक कोई चांस नहीं इसके उठने के। फिर भी आपसे कहूँगा, आज रात इसकी सिक्योरिटी और बढ़ा दीजिए। रस्तोगी खन्ना की तरफ एक नज़र डाल गंभीर आवाज़ में कहते हैं, डॉक्टर, इसने जो करना था वो कर लिया। अफसोस इसके साथ कई गद्दार भी शामिल हैं। हालांकि इससे जुड़े रहना अभी अपने मकसद को अंजाम नहीं देंगे। फिर भी मैं आज खुद अपनी टीम के साथ रात को यहीं ड्यूटी दूंगा। कल सुबह इसे फिर से जेल की सलाखों में कैद कर देंगे। तब तक देव इन ऑफिसर को अपनी कस्टडी में लो, और हाँ, अपनी स्पेशल निगरानी में रखना इन्हें। आखिर स्पेशल फोर्स के हेड हैं। देव उसकी गर्दन पकड़कर कहता है, यस सर। वो खन्ना को लेकर राज के साथ बाहर निकल जाता है। देव खन्ना को कामले और पांडे के सुपुर्द कर राज के पास आकर उसे गले लगाकर कहता है, वाह मेरे शेर, कमाल कर दिया। एक तीर से 2 शिकार, मज़ा आ गया। बहुत जल्द तू मेरी पोस्ट पर आने वाला है राज, तेरा प्रमोशन। राज गंभीर आवाज़ में कहता है, तेरी पोस्ट हथियाने का कोई मकसद नहीं मेरा, समझा? मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। देश की सेवा के लिए जो एक खाकी वर्दी पहनी है उसका मान रखा है। चल घर निकलता हूँ। अभी तक चैम्प के लिए कोई गिफ्ट नहीं लिया। 2 घंटे का बोलकर निकला था, पूरा दिन हो गया। कल घर में फंक्शन, बहुत हेक्टिक होगा सब, लेकिन मैं मैनेज कर लूँगा। देव उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, राज, शीतल को माफ़ कर दे, अनजाने में हो गई उससे गलती। राज उसकी आंखों में देख गंभीर आवाज़ में कहता है, देव, उसकी ये गलती हम पर कितनी भारी पड़ेगी ये मैं नहीं जानता, क्योंकि हर बार हमारे हिस्से जीत आए ये भी संभव नहीं, तू अच्छे से जानता है। हमने शेर की मान में हाथ डाला है। भाटिया के साथ खन्ना का जुड़ना ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि इन दोनों के तार किसी ऐसे शख्स से जुड़े हैं जो हमारी नज़रों से कोसों दूर है। कौन किस भेष में छुपकर हमारे अपने को दर्द दे जाए, उससे पहले हमें इसकी असली जड़ तक पहुंचना होगा। लेकिन सोना यदि उनकी नज़रों में आ गई तो मैं हार न जाऊं यार। सुबह से कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है, जैसे हल्दी वाले दिन। देव गंभीर होकर उसके मुंह को हाथ रख गंभीर स्वर में कहता है, चुप कर राज, कुछ गलत नहीं होगा, टेंशन छोड़, शीतल को जाकर देख,
उसके साथ वक्त बिता, तेरी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। चल मूड सही कर अपना और घर जा। राजदेव का हाथ पकड़कर कहता है, मैं सारे काम खत्म कर रात को एक चक्कर लगाऊंगा, तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। देव उसे खींचकर अपने गले लगाकर कहता है, नहीं रोकूंगा तुझे, इंतजार करूंगा। 12 बजे बाद आना। अपनी सोना को सुलाकर उससे सारी नाराजगी दूर करके, ठीक है।